नमस्कार दोस्तों, भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हर रविवार हम एक मॉडल पेपर कराते हैं। तो आज भी हम एक मॉडल पेपर करा रहे हैं। अभी तक हम जीके, रीजनिंग और मैथ के तीन मॉडल पेपर करवा चुके हैं आपको। आज जीके का ही चौथा मॉडल पेपर है। एक बात और, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकल आई है तो इस मॉडल पेपर में हमने 2 सवाल कंप्यूटर के भी लगाए हैं। लेकिन आने वाले समय में हम कंप्यूटर का पूरा एक मॉडल पेपर अलग से भी आपको सामने लाया करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा तो उसी हिसाब से। तो आपको करना है वही है कि आप कॉपी पेन लीजिए और जैसे ही हम सवाल दें तो आप उसका आंसर अपने हिसाब से लिखिए। फिर उसके बाद हमारे बताए आंसर को मैच कीजिए। और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है आप 25 में से 20 कम से कम करेंगे। अगर आप 25 में से 20 कर रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी ठीक है। ठीक है, अगर इससे कम रह रहा है तो निराश नहीं होना, मेहनत बढ़ानी है। याद रखना, निराश नहीं होना, मेहनत बढ़ानी है। और अगर 25 में से 25, 24, 23 कर रहे हैं तो इसका मतलब घमंड में नहीं आना, मेहनत को बरकरार रखना है, नई चीज़ों पर भी जाना है, मैथ रीजनिंग में भी अच्छा करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपके लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से शुभकामनाएं इस टेस्ट के लिए। आइए भाई, पहला सवाल है, इनमें से किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? इनमें से किस उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी या प्लास्टिक उद्योग? ट्राई कीजिए भाई। ठीक है सर, इसका आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। देखिए, सूर्य उदय यानी सनराइजिंग इंडस्ट्री ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एजुकेशन वगैरह से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो शिक्षा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उद्योगों को सूचना मतलब सूर्योदय उद्योग कहा जाता है, सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी 1 घंटे में लगभग कितने डिग्री घूमती है? ऑप्शन है 4 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री या 360 डिग्री। ट्राई कीजिए भाई। ठीक है भाई, तो अगर आपने 4 डिग्री लगाया तो भाई गलत है, 15 डिग्री। ठीक है भाई, क्योंकि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लेती है टाइम, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री घूमेगी। भाई जरूर चेक कर लेना भाई। और फिर से बोलना चाह रहा हूं कि जब तक आप अपना आंसर नहीं लिखे तब तक वीडियो को पॉज करके रखिए। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश के किस गुण के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? प्रकाश के किस गुण के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या व्यतिकरण? ट्राई कीजिए भाई, वीडियो पॉज करके ही करना है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए महसूस होते हैं। परावर्तन कहाँ होता है? परावर्तन के कारण चांदनी दिखाई देती है। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है, सूर्य के जो 7 रंग है वो फैल जाते हैं, या आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है। तो ये पूछ रहा है तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत हो रहे? अपवर्तन के कारण। ठीक है, देखिए मैं सवाल से संबंधित कुछ और चीजें भी बता रहा हूं, उसको भी नोट करते हुए चले जरा। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। प्राचीन भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, हूणों द्वारा या कुषाणों द्वारा? वीडियो पॉज कीजिए और सवाल कीजिए। ओके सर, सही आंसर है ईरानियों द्वारा। क्योंकि यूनानियों ने जो किया था वो 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर आया था, उससे भी लगभग 200 साल पहले ईरानियों ने आक्रमण कर दिया था। 190 मान सकते हो, 200 मान सकते हो, ईरानियों ने आक्रमण कर दिया था। डेरियस प्रथम ईरानी आक्रमणकारी था, जिसे दारव्यूह प्रथम भी कहा जाता है, जिसने भारत के उत्तर पश्चिमी सिंध के एरिया के आसपास आक्रमण किया था। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा हुआ था सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस दिल्ली सुल्तान की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा, किसने कहा? बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। याद रखना, किसने कहा? ये बदायूनी ने कहा। देखिए, एक सवाल जो हम यहां पर लिख रहे हैं उसमें अगर दूसरा भी छिपा हुआ तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए आपको। जैसे
ये भी पूछा जा सकता है ये किसने कहा था राजा को अपनी प्रजा से, प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई है? बदायूं ने कहा था। किसके बारे में कहा वो आपके सामने है। अलाउद्दीन खिलजी, बहलौल लोदी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे जी, आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह कहा गया था, बदायूं ने कहा था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के जो कार्य थे, तुगलकी फरमान जो थे भैया, तांबे के सिक्के चलवाना, राजधानी परिवर्तन, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, कराजिल और खुरासान पर जो अभियान किया था, ये ऐसे थे जिनसे प्रजा परेशान थी। क्योंकि जब पूरे देश को नुकसान होता तो आम जनता ज़्यादा तड़फती है सर। तो ऐसे में, और राजा खुद अपनी प्रजा से परेशान था, क्योंकि प्रजा कभी कुछ डिमांड करती है, कभी कुछ, तो उसकी मृत्यु पर कहा कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। किसने कहा? बदायूं ने कहा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता मानी जाएगी? ट्राई कीजिए भाई। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर हो, पागल या दिवालिया ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे सर, बहुत आसान सवाल है, लेकिन देखिए ईमानदारी से सोच कर देखना आपने सही किया या गलत किया। देखिए याद रखना, ये पूछ रहा इनमें से कौन सी अयोग्यता, योग्यता नहीं पूछ रहा, योग्यता नहीं पूछ रहा। योग्यता तो ये होती है कि भैया 35 वर्ष आयु पूरा हो चुका हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल दिवालिया ना हो, ऐसे तो बोलता, ये तो योग्यता होती है। लेकिन अगर लाभ के पद पर हो, अगर वो लाभ के पद पर होगा तो वो तो अयोग्य हो जाएगा ना। लिखा हुआ है लाभ के पद पर ना हो, तभी तो वो योग्य माना जाता है जब लाभ के पद पर ना हो। तो अगर वो लाभ के पद पर है तो वो राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए, निर्वाचित होने के लिए अयोग्य माना जाएगा, अयोग्यता मानी जाएगी। ठीक है सर, देखिए कितना आसान सवाल था, लेकिन शब्दों पर अगर किसी ने गौर नहीं किया तो सवाल निकल जाएगा। इन चीजों के लिए तैयार रहना भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाँ जी, इनमें से कौन सा संघ सूची अर्थात केंद्र सूची का विषय नहीं है? इनमें से कौन सा विषय ऐसा है जो संघ सूची या केंद्र सूची का नहीं है? रक्षा, विदेश, नागरिकता या पुलिस? ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत आसान है। पुलिस जो होता है राज्य सूची का विषय होता है, और ये तीनों केंद्र सूची के विषय होते हैं सर। तो भाई देखिए, अब आजकल मतलब वैसे भी आपको पता, नागरिकता कानून के चक्कर में ये इंपॉर्टेंट हो गया, नागरिकता किस सूची का विषय है, केंद्र सूची का है या संघ सूची का है। ठीक है, पुलिस राज्य सूची। कहते हैं ना, अरविंद केजरीवाल कह रहे जी पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, होम मिनिस्ट्री कहती है जी पुलिस उसके हाथ में है, अरविंद केजरीवाल कहता है जी सभी राज्यों की पुलिस उनके मुख्यमंत्रियों के हाथ में होती है, लेकिन दिल्ली की पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है। तो इसमें कंट्रोवर्सी जो आती रहती है, तो ऐसी जगह जहां कंट्रोवर्सी आती रहती है वहां मालूम होना चाहिए। तो पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। अगर आप यूपी पुलिस की बात करेंगे तो यूपी सरकार के अधीन है, हरियाणा पुलिस हरियाणा सरकार के अधीन आ जाती है सर। ओके ठीक है, तो रक्षा, विदेश, नागरिकता, ये सब क्या है? रेलवे, परमाणु ऊर्जा, ये सब विदेश, डाक तार भी उसमें आ जाता है, संघ सूची के विषयों में आ जाते हैं। पुलिस आ गया, मनोरंजन आ गया, कृषि आ गया, ये सब राज्य सूची के विषय आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में हुआ। एक सवाल तो हमने यही बता दिया आपको, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने पीसी महालनोबिस, केसी नियोगी, गुलजारी लाल नंदा या सीडी देशमुख? ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे सर, सही आंसर है ए, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस इसके पहले अध्यक्ष थे राष्ट्रीय आय समिति के। अगर केसी नियोगी की बात करें तो ये वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगर किसी ने इसको लगाया तो ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 1951 वाले। गुलजारी लाल नंदा कौन थे? ये भी प्रथम थे, बोलिए। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। सीडी देशमुख रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। ठीक है, फिर से देखिए, राष्ट्रीय आय समिति के पहले अध्यक्ष, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, और सीडी देशमुख आरबीआई के पहले गवर्नर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय वनों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक बात और सर, अगर इस टाइप के सवाल आते हैं कभी भी तो इसमें दो तरह से बनता है सवाल, कौन सा सत्य है या कौन सा सत्य नहीं है। तो आप अगर एग्जाम में हैं तो इस पर जरूर गौर करना, सत्य पूछ रहा है या सत्य नहीं पूछ रहा है।
ठीक है, आ जाते हैं। ये सदाबहार वन होते हैं, इनमें जैव विविधता बहुत अधिक होती है, पेड़ों की पत्तियां नुकीली तथा लंबी होती है, पेड़ों पर परपोषी लताएं पाई जाती हैं। ट्राई कीजिए भाई। भूमध्य रेखीय वनों या विषुवत रेखीय वनों के बारे में इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? ओके भाई, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने सभी ने कर लिया होगा। तो सही आंसर है सी। देखिए, भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय वन यानी जिन्हें हम उष्णकटिबंधीय वन भी कहते हैं, वो सदाबहार वन होते हैं, क्योंकि यहाँ धूप और पानी बहुत ज़्यादा होता है। भूमध्य रेखा के आसपास होता क्या है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इतना ज़्यादा वाष्पीकरण होता है कि शाम होते होते बारिश हो जाती है। तो धूप और पानी मिलता है तो पेड़ जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, सदाबहार होते हैं, जो पत्तियां नहीं गिराते। दूसरा, इनमें जैव विविधता बहुत अधिक होती है, बहुत सारी वैरायटी के पेड़ होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु इनके अंदर रहते हैं, तो जैव विविधता बहुत अधिक होती है। पेड़ों पर परपोषी लताएं पाई जाती हैं, पक्का है सर। जैसे अमरबेल होता है, अमरबेल जैसे पेड़ी, ऐसे बहुत सारी परपोषी लताएं होती है जो पेड़ों के सहारे जीवित रहती हैं, तो वो भी बहुत सारी अधिक बहुत मात्रा में पाई जाती है। पेड़ों की पत्तियां नुकीली लंबी नहीं होती, चौड़ी होती हैं सर, चौड़ी होती हैं इनकी पत्तियां। नुकीली और लंबी कहाँ की होती है? टैगा, जो टैगा प्रदेश की वनस्पति होती है, टुंड्रा नहीं कह रहा मैं, टैगा कह रहा हूँ। तो टैगा प्रदेश की वनस्पति की पत्तियां नुकीली और लंबी होती है, जहाँ पर पता चलता है कि वर्ष में कुछ समय के लिए मतलब खुला रहता है, ज़्यादातर समय के लिए बर्फ होती है, तो उसमें बर्फ बहुत ज़्यादा होने के कारण वो नुकीली पत्तियां वाले होते हैं, जिन पर पत्तियों पर बर्फ ना रुक पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो ये क्या हो गया? भूमध्य रेखीय है, पेड़ों की पत्तियां नुकीली लंबी नहीं होती, बाकी सारी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। जब तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है, तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जब तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है तो उत्तर भारत में उस समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऑप्शन है मकर संक्रांति, वैशाखी, होली या तीज। अभी तो श्रावण का महीना चल रहा है तो तीज तो आने वाली है, तो देखिए भाई कौन सा आंसर। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है मकर संक्रांति। तो ये मकर संक्रांति पर शुरू होता है, 3-4 दिन तक चलता है पोंगल त्योहार तमिलनाडु में। पोंगल पर ही जल्लीकाटू होता है, बैलों की जो लड़ाई कराई जाती है वो जल्लीकाटू जो होता है वो पोंगल पर ही होता है। चलो ओके, जिस पर केस भी पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो लफड़ा रहता है। इनमें से कौन सी रेशा फसल नहीं है? इनमें से कौन सी रेशा फसल नहीं है? ऑप्शन कपास, तंबाकू, जूट या पटसन। रेशा यानी फाइबर। ओके ठीक है, ट्राई कीजिए। सही आंसर है बी, तंबाकू। इनमें से तंबाकू जो रेशा फसल नहीं है भाई। ठीक है, पेय पदार्थ में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम मुनि, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैत अद्वैतवाद माधवाचार्य। ट्राई कीजिए भाई। ठीक है, सही आंसर है डी, द्वैत अद्वैतवाद। क्योंकि द्वैत अद्वैतवाद किसने दिया था? ये दिया था निम्बकाचार्य ने। द्वैत अद्वैतवाद निम्बकाचार्य ने दिया था, इन्होंने अद्वैतवाद दिया था, अद्वैतवाद। ठीक है, तो निम्बकाचार्य ध्यान रखना, द्वैत अद्वैतवाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन ऐसा जो सत्य नहीं है? ए, गर्मियों में पेंडुलम वाली घड़ी तेज हो जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। सी कह रहा है जब जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। और डी कह रहा है ऊंचाई बढ़ने पर क्वथनांक घट जाता है। ट्राई कीजिए भाई आराम से, इसमें टाइम लगेगा तो आराम से वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक है भाई, सही आंसर है ए। क्योंकि गर्मियों में जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, पेंडुलम का आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ने से उसका जो है आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए घड़ी जो है तेज नहीं होती, क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। क्या होती है? सुस्त हो जाती है। बाकी सारे सही है। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। अब बहुत से कहेंगे जी हमने तो सबसे ज़्यादा पढ़ा है, तो घनत्व सबसे ज़्यादा होता है सर, डेंसिटी ज़्यादा होती है, वॉल्यूम कम होता है। घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, आयतन सबसे कम होता है, ये ठीक है। जब जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो ऊपर उठ जाएगा,
ओके, ये भी ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर क्वथनांक घट जाता है इसलिए खाना देरी से पकता है, ये भी ठीक है, ये सारे ठीक है, ये सत्य नहीं है, ये गलत है, उल्टा बोल रहे थे सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। न्यूक्लियन में क्या होता है? न्यूक्लियन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या तीनों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन? ओके सर, देखिए सर, आपने लगा दिया होगा मुझे उम्मीद है, तो सही आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जो नाभिक में पाए जाते हैं, वो न्यूक्लियन। जो नाभिक के अंदर न्यूक्लियस में पाए जाएं वो न्यूक्लियन। ओके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बहुत आसान सवाल था। आपने भी अगर गौर किया होगा तो हर सब्जेक्ट से सवाल आ रहे हैं सर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई हमने टेस्ट का मतलब ये रखा कि भाई हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ही लगा दिया, पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल ही लगा दिया। हर टॉपिक से हम सवाल उठाने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है, वो आपको महसूस भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बिना फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैमी, ऑर्किड्स, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? ओके सर, सही आंसर है क्रिप्टोगैमी। बिना फूल वाले पौधे को क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं। इनमें से कौन सा जैव निम्नकारी या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? ऑप्शन है प्लास्टिक, पारा, डीडीटी या मलमूत्र। ट्राई कीजिए भाई। ओके, सही आंसर है डी, मलमूत्र। देखिए सर, जैव निम्नकारी और अजैव अनिम्नकारी होता है। एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है सर। जैव अनिम्नकारी होता है, इसके लिए ये है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसी स्थिति में ऐसा प्रदूषक जो नष्ट हो जाए, जैसे हमने कहीं कचरा डाल दिया और वो कचरा 5 दिन 10 दिन बाद नष्ट हो जाए, तो वो कौन सा जैव निम्नकारी है। और हमने कहीं कचरा डाल दिया और वो कचरा कभी नष्ट ही नहीं हो रहा, तो वो जैव अनिम्नकारी है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब देखिए, प्लास्टिक अगर हमने डाल दी कचरे में, नष्ट हो जाएगी क्या? नहीं होगी। पारा नष्ट नहीं होगा, डीडीटी नष्ट नहीं होगा, मलमूत्र नष्ट हो जाएगा, कागज नष्ट हो जाएगा, सब्जियों का जो वेस्ट होता है वो नष्ट हो जाएगा। वो सब क्या आ जाते हैं? निम्नकारी आ जाते हैं। जो नष्ट नहीं हो रहा वो अनिम्नकारी या नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ऊंचाइयों पर मनुष्य में, ऊंचाइयों पर, ऊंचे स्थानों पर, पर्वतों पर मनुष्य में, ऑप्शन ए लाल रक्त कण की संख्या घट जाती है, लाल रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है, लाल रक्त कणों का आकार बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। ट्राई कीजिए भाई। ओके, बहुत अच्छे। तो देखिए सर, एक मिनट, हाँ जी, लाल रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है। आंसर है बी, लाल रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है। आरबीसी बढ़ जाते हैं सर, लाल रक्त कण यानी आरबीसी, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है ऊंचाई पर। क्यों? क्योंकि जब हम ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाती है, और ऑक्सीजन कम होती है तो जैसे ही अगर हम ऊंचाई पर पहली बार जाएंगे, ऑक्सीजन कम होगी तो हमारे जो फेफड़े हैं उनका आकार बढ़ जाएगा। क्यों? वो जल्दी जल्दी श्वसन करना शुरू करेंगे, और जब ये फेफड़ों का आकार बढ़ेगा, श्वसन जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो पूर्ति करनी है शरीर को, तो शरीर उसी हिसाब से अनुकूल होना शुरू करेगा, फेफड़ों का आकार बढ़ेगा। फेफड़ों का आकार बढ़ने से, लेकिन वो तो शॉर्ट टर्म के लिए हो गया ना, लेकिन अगर हम वहाँ पर या ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा? हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी स्पीड ज़्यादा तेज हो जाएगी। नतीजा ये होगा कि हमारी आरबीसी भी बढ़ जाएगी सर, जिससे कि हमारा जो ना शरीर में ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई होती रहे, ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। ये नेचुरल होता है सर अपने आप। आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी एरिया के लोग होते हैं, उनका जो शरीर होता है, उनके चेहरे पर थोड़ी लाल रंग की लालिमा होती है सर, आरबीसी ज़्यादा होने के कारण, ठीक है। जो कश्मीरी लोग होते हैं उनका चेहरा थोड़ा सा लाल रंग का भी होता है, सफ़ेद के साथ ऐसा लगता है जैसे उसमें हल्का सा सिंदूर मिला दिया हो, लाल कर दिया गया हो। ओके, वो आरबीसी की अधिकता के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस खिलाड़ी को पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है? किस खिलाड़ी को पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है? इयान थोर, बेरना बेलेक, मिखाइल टेल या सर्गेई बुबका? ओके, ठीक है भाई, सही आंसर है डी, सर्गेई बुबका। सर्गेई बुबका यूक्रेन देश के हैं जिन्हें पोल वॉल्ट का बादशाह कहा गया। ये जो आपके सामने 4 खिलाड़ी हैं, चारों खिलाड़ी हैं अपने क्षेत्र के महारथी हैं ये, ठीक है।
इयान थोर्प की बात करें, ये तैराकी से जुड़े हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ठीक है, तैराकी से जुड़े हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। इनके जो पैरों का जो साइज है वो बहुत बड़ा है, जैसे पतवार होते इस तरह का, तो इसलिए इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल भी जीते ओलंपिक में। बेरना बेलेक टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। टेबल टेनिस में इनके नाम से बेरना बेलेक कप भी दिया जाता है। और बेरना बेलेक जो है सर, इन्होंने टेबल टेनिस को बहुत ज़्यादा योगदान दिया। मिखाइल टेल शतरंज या चेस, इन्हें चेस का या शतरंज का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, इनका खेलने का तरीका ही अलग था, बहुत आक्रामक खेलते थे ये, बहुत फास्ट खेलते थे और अलग ही सोचते थे। बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब जब सामने वाले को लगता था कि भाई ये तो बहुत कम जानता खेलना, ज़बरदस्ती ये जो है अपने चीज़ों को, प्यादे हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, इन सभी को जो है ना सेक्रीफाइस करते रहते थे। मालूम होता था वो उसको ऐसे जाल में फंसाते थे, ऐसा जाल बुनते थे कि उसको लगता था मैं जीत रहा हूँ, लेकिन उल्टा वो फंस जाता था। तो मिखाइल टेल को शतरंज का क्या बोलते हैं, जेम्स बॉन्ड बोला जाता है। सर्गेई बुबका पोल वॉल्ट, शतरंज, टेबल टेनिस, तैराकी। बहुत अच्छे, शाबाश। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। भारत में लिंगानुपात की गणना किस आधार पर की जाती है? 100 पुरुषों पर स्त्रियों की, 100 स्त्रियों पर पुरुषों की, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की, या 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की? ट्राई कीजिए भाई। बहुत अच्छे। लिंगानुपात की गणना भारत में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जाती है। अगर हम कहते हैं भारत का लिंगानुपात 940 है तो इसका मतलब 1000 पुरुष है तो 940 स्त्री है। अगर हम कहते हैं कि भारत का लिंगानुपात 982 हो गया, हुआ नहीं है, हो गया, तो इसका मतलब 1000 पुरुषों पर 982 स्त्रियां। अगर हम कह रहे हैं पांडिचेरी में 1000 मतलब लिंगानुपात 1028 है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ 1000 पुरुष है तो 1028 स्त्रियां हैं। ठीक है, केरल में अगर या पांडिचेरी में, तो इसका मतलब हम 1000 पुरुषों को 1000 माना जाएगा। अगर स्त्रियां बताई जा रही है 940, 950, 960, तो इसका मतलब स्त्रियां कम है। 1010 बोल रहा है तो इसका मतलब स्त्रियां ज़्यादा है। ओके, कहाँ पर? केरल और पांडिचेरी में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा बेमेल है? कौन सा बेमेल है? युगांतर बाल गंगाधर तिलक, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर, या इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी? ट्राई कीजिए भाई। ठीक है सर, सही आंसर है ए। ये कुछ समाचार पत्र दे रखे हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान के थे और उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम। तो अगर संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार की बात करें तो राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था ही था, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, ये सब किसके थे? महात्मा गांधी के थे। ठीक है, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1904-1905 में प्रकाशित किया था इन्होंने, महात्मा गांधी के थे। युगांतर बाल गंगाधर तिलक का नहीं था, बाल गंगाधर तिलक के थे मराठा केसरी। इससे जुड़े हुए थे वारिंदर कुमार घोष और अरविंद घोष। वारिंदर कुमार घोष मैन थे, बाद में अरविंद घोष भी इससे जुड़े हुए थे, लेकिन वो हेड नहीं बने थे इसके। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। किसी पैराग्राफ को सेंटर लाइन करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है? ऑप्शन है कंट्रोल सी, कंट्रोल ई, कंट्रोल जे, कंट्रोल एल। ट्राई कीजिए भाई। ठीक है सर, आंसर है सी, सॉरी बी, कंट्रोल ई। जैसे अभी हमने ये लिख रहा है, अगर हम इसको बिल्कुल बीच में रखना चाह रहे हैं बोर्ड पर या स्क्रीन पर तो कंट्रोल ई दबाएंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद तो ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, उसे बोलते हैं सेंट्रल लाइन। अगर हमने कंट्रोल जे दबा दिया तो ये इधर से और इधर से जस्टिफाई हो जाएगा। कंट्रोल एल दबा लिया तो ये सारा का सारा लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड से अलाइन होगा, राइट साइड आगे पीछे होगा। ओके, ठीक है। और कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है, कॉपी पेस्ट वाला जो सी है, तो इसलिए कंट्रोल ई सेंट्रल लाइन, कंट्रोल जे जस्टिफाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर को ऑन करने के बाद कुछ देर तक होने वाली प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हैकिंग, रिफ्रेशिंग, बूटिंग या कंपाइलिंग। ट्राई कीजिए भाई। ओके सर जी, देखिए जैसे हमने कंप्यूटर ऑन किया तो कुछ टाइम लगता है उसको स्टार्ट होने में, तो इस दौरान वो क्या करता है, अपने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, अपना जो जितने भी प्रोग्राम है उनको सेट करता है कार्य करने लायक बनने के लिए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, दो तरह की होती है, लेकिन अभी आप याद रखना बूटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 23,
फुलकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बहुत आसान सवाल है। फुलकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बिहार, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। बिहार, हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़? ठीक है, सही आंसर है बी, हरियाणा। बिहार से है मधुबनी, राजस्थान की बनी ठनी, किशनगढ़ शैली वाली जो है बनी ठनी राजस्थान, बिहार से मधुबनी, और फुलकारी चित्रकला किससे भैया? हरियाणा से। ठीक है, 23 हो चुके हैं भाई जी। देखिए अभी जैसे ही 25 सवाल हो जाएं तो आप अपना मैच करेंगे और कमेंट जरूर करना कि भैया 25 में से कितने सवाल ठीक हुए, आपको सबसे अच्छा सवाल कौन सा लगा ये भी जरूर बताइए। ठीक है, पूरा ओवरऑल पेपर कैसा लगा, उसका जो हमने कलेक्शन किया है, सवालों को इकट्ठा किया है, वो किस टाइप के लगे आपको, कमेंट करें तो बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं होता। हमें भी पढ़कर खुशी होती है कि जो हमने मेहनत की है वो सार्थक है या नहीं है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं ही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, इसका गठन किस वर्ष हुआ? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, इसका गठन किस वर्ष हुआ? आंसर है, ट्राई कीजिए पहले आप। ओके ठीक है, आंसर है सी, 1953 में। फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग था वो 1956 में हुआ था, लेकिन आंध्र प्रदेश 1953 में ही बन गया था सर, ये ध्यान रखना सर। 1956 में अलग बात थी, 1953 में आंध्र प्रदेश बन चुका था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में हुआ था। ओके, लास्ट क्वेश्चन। एक बात और सर, ये सभी जो क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे सर, आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको वहां पर। किस संधि के पश्चात यूरोपीय यूनियन अस्तित्व में आई? क्वेश्चन नंबर 25 है, किस संधि के पश्चात यूरोपीय यूनियन अस्तित्व में आई? वियना संधि, क्योटो, डंकल प्रस्ताव या मॉस्ट्रिच संधि? ट्राई कीजिए भाई। ठीक है भाई, इस सवाल का आंसर है मॉस्ट्रिच संधि। सवाल का आंसर है मॉस्ट्रिच संधि। ठीक है भाई, तो आपके ये 25 सवाल हुए, आपका पूरा टेस्ट हो गया है। बाकी हमारा नारा है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। ये आप सोच कर चलिए सदा कि अगर आपने दिमाग में मान लिया कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आपकी हार होनी है। लेकिन अगर आपने ठान लिया मुझे कुछ करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं भाइयों। जय हिंद।